अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसे लीडर जिन्होंने बड़े संघर्ष से, बड़ी मेहनत से देश की राजनीति में अपनी जगह बनाई, जिन्होंने सीने पर गोलियां भी खाई, लाठियां भी खाई, जेल भी जाना पड़ा। एक ऐसे लीडर जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बेहद पॉपुलर हैं और अब कांग्रेस पार्टी के देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। प्लीज वेलकम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में हमारे आज के जज बहुत खास हैं। मैं इनको यूनिवर्सिटी के दोनों से जानता हूं, हमारे साथ पढ़ते थे, फिर बाद में जर्नलिज्म ने साथ शुरू किया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में रहे, हिंदुस्तान टाइम्स में रहे और आजकल गार्जियन न्यूज़पेपर के मैनेजिंग एडिटर हैं। प्लीज वेलकम पंकज वोहरा। और इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज पंकज वोहरा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले पहला इल्जाम लगे आप पर, एक नजर डालेंगे अधीर रंजन चौधरी के पॉलिटिकल करियर पर। कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी को नवाब ऑफ मुर्शिदाबाद के नाम से जाना जाता है। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 5 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। जब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो अधीर रंजन चौधरी को रेलवे मंत्रालय में मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया था। लोकसभा में आने से पहले अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल विधानसभा के मेंबर भी रहे। छात्र जीवन से राजनीति शुरू करने वाले अधीर रंजन चौधरी कई साल वामपंथी दलों के साथ रहे। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद अधीर रंजन चौधरी साधारण कार्यकर्ता से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद तक पहुंचे। अधीर रंजन चौधरी अपने बेबाक बयानों के कारण हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। अभी अभी इन्हें लोकसभा से सस्पेंड किया गया है। आपकी अदालत में अधीर रंजन चौधरी अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम अधीर रंजन चौधरी पर। आपकी अदालत में कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी पर इल्जाम है कि ये हमेशा बेचैन रहते हैं। अधीर रंजन जी, आपके नाम का मतलब मैं देख रहा था। अधीर मतलब बेकरार, अधीर मतलब बेताब, अधीर मतलब बेचैन। तो ये बेचैन आप अभी होते हैं या बचपन से ही ऐसे हैं? मेरा पिता और माता ने जब मेरा नाम चयन किए थे तो जरूर सोच समझ के ही किए होंगे। तो इसके लिए मैं तो सोचता हूँ ठीक ही सोचे थे उन्होंने और सही नाम दिए मेरे को। मैं गर्व महसूस करते। बेचैन रहना तो जरूरी है। मैं अस्थिर हूँ, अधीर हूँ और बहुत कुछ चीज़ों के लिए बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। इसीलिए मुर्शिदाबाद में आपको रॉबिन हुड कहते हैं। देखिए, कभी कोई कहते तो थे, तो मुझे तो अच्छा लगा कि इस तरीके की उपाधि मुझे मिली थी उस समय। मैं इसके लिए खुशी भी हूँ। ये सही है कि आपको शोले सबसे ज़्यादा पसंदीदा फिल्म है और दर्जनों बार आपने देखी है। मेरी जैसी उम्र के जो लोग होते हैं ना हिंदुस्तान में, मुझे लगता है सब ने ही शोले जैसा पिक्चर को मुझसे ज़्यादा देखे होंगे।
शायद मैं दर्जन मतलब मैं कभी देखे हैं, क्योंकि आज भी शोले जैसा फिल्म उतना ही दिलचस्पी है जितना वो दिलचस्पी शुरुआती तौर पे थी। तो मुझे भी अच्छा लगता है, आज भी अगर मौका मिलते हैं तो देख ही लेते हैं। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने सुना कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपका जो इलाका है, उसमें लोग यही कहते हैं कि बेटा सो जा नहीं तो अधीर रंजन चौधरी आ जाएगा। देखिए ये तो कभी कभी एग्जैजरेशन भी होते हैं, ये ठीक नहीं। हो सकता है आपको कहीं से जानकारी मिले होंगे, लेकिन इस तरीके की मुझे सोचा ना जाए तो बेहतर है। मैं लोगों की प्यार, आशीर्वाद और दुआ लेके चलते हैं, और लोगों की दुआ और दया ना होते तो मैं आपकी अदालत में आने का मुझे न्योता नहीं मिलती। तो ये सच है कि आप पहले नक्सलवादी हो गए थे, बगावती थे, हाँ। शुरू से रेबल थे हमेशा? बिल्कुल। आप शायद जानते होंगे कि बंगाल में सबसे पहले हिंदुस्तान में नक्सली जो सियासत, मतलब नक्सलाइट जो मूवमेंट वो शुरू हुई थी। उस समय स्कूल में एक छात्र थे, लगा कि इसी में देश के लिए सबसे अच्छाई होगी, भलाई होगी, गरीबों के लिए सब दिक्कत से, तकलीफ से मुक्ति मिलने के ये सबसे बड़ा एक जरिया बनेगी, ये रास्ता होगी, चलो इसमें क्यों ना शामिल हो। फिर भी उस समय मैं तो मैच्योर नहीं थी बिल्कुल। स्कूल में पढ़ाई करते थे, और वो भी गांव जैसे एक शहर के स्कूल में, सरकार की स्कूल में। तो स्वाभाविक रूप से उतने सोच समझे में उतने ज़्यादा परिपक्वता मेरे पास नहीं थी। भावुकता थी, जोश थी, कुछ चीज़ों के खिलाफ रोष भी थी, सब मिलके चले गए थे। तो ऐसा जोश, ऐसा रोष कि 14 साल की उम्र में मर्डर कर दिया और जेल चले गए? मर्डर कहाँ से ख्याल आते हैं मर्डर पर। मतलब हम लोग आंदोलन करते हुए बहुत कुछ किए हैं, जैसे कि कभी मान लीजिए आपके घर से बंदूक भी लूटे हैं, ऐसा नहीं किए तो कुछ होंगे। जेल में भी बंदी होके मैं रहे थे 6-7 साल, ये भी सही है। मैंने सुना कि जिस दिन आपको अरेस्ट किया उस दिन आपकी बहन की शादी थी? हाँ, बहन की शादी थी। मैं आए थे क्योंकि बहुत दिन फरार रहे थे, तो बहन की शादी में मुझे लगा चलो एक बार बहन की शादी में कैसे शादी होते हैं, ठीक ठाक होते हैं कि नहीं, चलो देख के आए बस। तो इसीलिए पकड़े गए? मौका मिल गया और मौके के सही सलामत फायदा भी उठाए उन्होंने, मैं बच नहीं पाए। अब 14 साल की उम्र में जेल गए, 7 साल जेल में, 15 चलो 15 से, हाँ। हाँ। तो पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ हो नहीं पाई? नहीं, पढ़ाई को अलविदा पहले दे दिया था। मतलब मैं तो क्लास 9 तक पढ़ी, बुरा मत मानो, और वो भी सरकार के स्कूल में। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज़्यादा अगर कड़क कोई सवाल पूछोगे तो मैं जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, उतना पढ़ा लिखा मेरे पास नहीं है। फिर भी जरूर कुछ समझने की कोशिश तो किए हैं, लेकिन उतने सारे तो कितनी दिग्गज क्लास जैसे लोग, आप जैसे, हमारे जॉर्ज साहब जैसे उसे दिग्गज लोग मैं नहीं हूँ। नहीं, आप दिग्गज तो हैं, क्योंकि मैंने सुना कि छाती पर आपकी गोलियों के निशान हाँ, हैं। वो तो है, वो तो बिल्कुल है, बिल्कुल। संघर्ष करते हुए तो मैं एक फौजी की तरह हूँ, संघर्ष करते हैं सच्चाई के लिए, न्याय के लिए। उसमें गोली चलाए कोई भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं है मुझे। तो गोलियां खाई भी और गोलियां चलाई भी? नहीं, चलाई नहीं, खाई, जरूरत पड़ते चलाई भी थी, अब देखिए, डराने के लिए, भड़काने के लिए, बचाने के लिए। पहले 7 साल जेल में रहे, 1996 में फिर आपके ऊपर चार्ज लगा कि आपने एक सीपीएम के लीडर की हत्या कर दी, मर्डर। ये सब देखियो, सियासत में क्या होता है वो अलग बात है। सियासत में तो जैसे कि बंगाल की खास अगर बात करें, हिंदुस्तान की दूसरी जगह भी ऐसा है कि आजकल राजनीति करना मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि राजनीति में विपक्ष होना और सत्ता पक्ष के लोगों के लिए बड़ा जुर्म माना जाता है। इसलिए कभी कभी हमारे खिलाफ बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर फर्जी मुकदमा
लगते हैं, क्या करें। अभी भी मेरे खिलाफ केस है, ऐसा नहीं। तो उस पूरी समय भी लिस्ट हुआ है था। मेरे पास में आप उस खिलाफ समय जितने हुआ था। केसेस हैं, हाँ? पूरी लिस्ट मेरे पास में हाँ, जितने लीजिए केसेस ना, हैं। अदालत में आए हैं। मैं तो असली अदालत में पेश हो चुके हैं, अभी भी अदालत में आ गए, इसमें क्या परवाह। असली अदालत तो यही है जनता की, जिसमें आपको बार बार जाना पड़ता है। पसंद जनता करते तय हैं। करती है कि आप वो तो अलग चीज होते हैं। उस अदालत में जाने में मुझे भी काफी दिलचस्पी है। मैं चाहता हूं कि बार बार जनता की अदालत में सामने खड़ा होके जितना मेरे पास मेरा बस में है सारे जवाब दे। इसमें कोई मुझे नाराजगी नहीं है। कोई भी यहाँ जितने हैं हमारे साथियों ने, भाई बहने जितने भी हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो भी मर्जी है आप सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं किसी का 2005 में भी इल्जाम लगा था डबल मर्डर का। हार मत कहिए, डबल ट्रिपल लगते हैं बंगाल में। मर्डर की केस लगने में भौचार है, वहां कोई असुविधा नहीं है। जो भी खिलाफ सही ढंग से कोई अगर सत्तारूढ़ पार्टी की खिलाफत करते हैं, कहीं कहीं जो हो जाते हैं। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि इस अदालत के समय पेश हो। अगर सही मायनों में मैं कोई नाजायज काम किए हैं, कोई अगर गैर कानूनी काम किए हो, तो मुझे भी सजा होना चाहिए। फिर तो आपको शोले ठीक लगती थी, वो जय वीरू की तरह जेल से आना जाना होता रहता है। जेल में कई बार गए थे, क्योंकि मैं जेल को आप जैसे नहीं समझते। मैं जेल को समझते कि जेल एक यूनिवर्सिटी है। लेकिन क्या वाकई में कभी आपने किसी को मारा है? देखिए, अगर मारा तो हम इस अदालत में क्यों बताएं। अगर मैं उस तरीके की बुरबाक होते तो मुझे क्या सदन में आप देख सकते और यहाँ ना बुलाते। मैं बुरबाक जरूर नहीं हूं, ये मान के अब चलो। ये जो आपने अपने इलेक्शन के एफिडेविट में डिक्लेयर किया, उसमें 26 केसेस हैं। हाँ, उसमें बहुत सारे मर्डर के बहुत केस सारे हैं, हैं। क्या बहुत करें? सारे। करे क्या? अगर आपको लगता है कि मुझे मर्डर केस में, मेरे खिलाफ मर्डर केस में, फर्जी केस में मुकदमा लगाते हुए मुझे कमजोर करना चाहिए तो कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। ये मान के ही हम चलते हैं जहां राजनीति करते हैं। ये आज की तारीख में बुरा ना मानिए हमारे साथियों, हिंदुस्तान की राजनीति में ये एक अंग बन चुके हैं। विरोध करना अपराध नहीं, विरोध करना कोई मतलब अन्याय नहीं, कोई नाजायज नहीं। विरोध करना उचित है। विरोध करने से ही हमारे लोकतंत्र की और तरक्की होगी, लोकतंत्र और मजबूत होगी। और साथ साथ विरोध का भी, जो भी रहे सत्ता में, उनको आदर करना चाहिए, उनको इजाजत देना चाहिए। बहुत सारे केसेस हैं पब्लिक सर्वेंट को मारने का। पब्लिक सर्वेंट को मारने का ऐसा केस अब कहां से ढूंढ के लाए मुझे पता नहीं। ये देखिए, आप ही क्या जो आपने सबमिट किया उसमें आपका लिखा जो हुआ है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे शायद कोई गलती किए होंगे। कुछ केसेस हैं जिसमें बंदूक छीनने का। हाँ, वो तो कह दिया, पहले सुने हैं, बहुत पहले की। मैं तो कह चुके हैं आपको। जो किया है उसमें कोई छुपाने की कोई मुझे जरूरत नहीं होती, क्योंकि तो जो है आपके तो हिसाब से कितने केसेस चल रहे हैं आपके ऊपर? देखना पड़ेगा, वकील साहब को बोले। अगर आप जैसा मेरा वकील होते तो सारे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ते। मुझे तो आप जैसा, राजद जी जैसा वकील चाहिए। मैंने तो आपका जो इलेक्शन एफिडेविट है, हाँ, वो देखा। हाँ, देखिए, उसमें कोई छुपाया नहीं क्रिमिनल मैंने। केसेस का लिस्ट बिल्कुल है। है, बिल्कुल। और अभी अगर इस साल अगर देखोगे तो उसमें 90% केस में मैं खलास भी हो चुके हैं। इस बार अगर इस बार मैं चुनाव लड़े तो फिर भी एफिडेविट हमें वहां भरना पड़ेगा। उस समय देखोगे 90% नहीं है इसमें। लेकिन ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, जैसे 2013 में फरवरी का किस्सा है, सरकारी गाड़ी पे खड़े होकर आप प्रोटेस्ट करने हाँ, लगे। बिल्कुल किया। तो सपोर्टर ने डीएम ऑफिस में तोड़फोड़ की, तो आप अपनी शर्ट उतार के लहराने लगे नहीं, सौरभ गांगुली की तरह। मैंने ये कहा था कि देखो, तोड़फोड़ मत करो, आंदोलन करो। और उस समय की अगर बयान आप देखोगे तो मैंने ये कहा था कि आप शांत हो जाओ। I was striving hard to pacify the agitated mobs. ये मैंने कहा था कि सबको शांत करने के लिए मुझे गाड़ी पे खड़ा होकर लोगों को ये कहने पड़े कि आप शांत हो जाओ। तो आम लोगों की मुद्दे पे हमें लड़ना चाहिए, चाहे इसके लिए कलेक्टर साहब को क्यों, अगर डीजी, आईजी, मंत्री, प्रधानमंत्री सबको घर पे अगर
मुझे जाना पड़े, आंदोलन के चलते आंदोलन करने पड़े, अभी भी मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इसमें मुझे कोई हर्जा नहीं, इसमें कोई मुझे कोई इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मैं अभी भी ये मान के ही चलता है, अभी भी अगर जरूरत पड़े तो अभी भी यही करूँगा जो आपने कह रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आपने एडमिट किया कि आप ये तो करते रहेंगे, है ना, बिल्कुल करते रहेंगे और हमेशा बेचैन भी बने रहेंगे, बिल्कुल उतावले भी बने रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे, इसलिए बेचैन होगा जब देखेंगे जब मुझे ये एहसास होगी कि कहीं ना कोई अन्याय होते हैं, चाहे विरोध के लिए क्यों ना जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े, क्यों ना मार खाने पड़े, क्यों ना दोबारा गोली खाने पड़ी, मुझे इसमें बिल्कुल 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 फर्क नहीं, बिल्कुल परवाह नहीं। तो यहाँ अधीर रंजन जी एक ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अधीर रंजन चौधरी पर इल्जामात और सवालात का एक और। मैंने उस समय कहा कि नीरव मोदी तो नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आप भी कैसे नीरव मोदी बन गए हैं, क्यों ऐसे चुप्पी साधे हैं, बताइए। इसमें अगर कोई गलती है, मैं फांसी के तख्ते में चढ़ने के लिए बिल्कुल अभी तैयार हूं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में विरोधी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी पर आरोप है कि ये गैर जिम्मेदार हैं। अधीर रंजन जी, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, बड़ा जिम्मेदारी का पद है, वो पद है जिस पर एक जमाने में प्रणब मुखर्जी बैठा करते थे। अब लोग कहते हैं जितनी जिम्मेदारी से दादा बोलते थे उतनी लापरवाही से ये वाले दादा बोलते हैं। आप कुछ भी कहते हैं किसी को, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ भी का मतलब क्या, ये मुझे जानना जरूरी है। जैसे अभी थोड़ी देर बताइए, पहले एक के बाद एक बताइए। कोई मैं बिल्कुल आपने इतना कुछ कहा है, मैं बताता ही जाऊंगा। एकदम आराम से बताइए, आराम से पूछिए। आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान जब आपको बोलने का मौका मिला तो आपने प्रधानमंत्री को नीरव मोदी से कंपेयर कर दिया। नीरव का मतलब साइलेंस, शांत, शांत, साइलेंट। मैंने हमारे देश की प्रधानमंत्री के खिलाफ उनके चोट पहुंचाने के लिए, उनको अपमान करने के लिए कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने ये कहा था, बिल्कुल कहा था, कि जब मणिपुर जल रहे हैं, मैंने खुद गए थे मणिपुर में, मणिपुर की दुर्दशा को आप समझ नहीं पाओगे। सारे मणिपुर दो हिस्से में बंट चुके हैं। जो पहाड़वासी हैं, हिल में जो रहते हैं, वो घाटी में नहीं जा पाते, प्लेन्स में नहीं जा पाते, और जो प्लेन्स में रहती है वो पहाड़ में चढ़ नहीं पाते। दोनों पक्ष के हाथ में एक नहीं, हजारों की तादाद में अत्याधुनिक हथियार, दोनों पक्ष के। वो हथियार कैसे लूटा गया? मान लीजिए कोई एक पुलिस की चौकी जहां मेती लोग ऑफिसर है, वो सारे आरमारी खोल के दे दिया उनके अपने जात के लोगों को। मान लीजिए कोई जगह जहां कुकी पुलिस वाले हैं, वो सारे अस्त्रागार खोल के कुकी लोगों को दे दिया। चलो, अपने जात को बचाने के लिए सब खोल के अस्त्रागार से दे दिए हैं। अभी क्या होता है जानते हैं? दोनों वर्ग के हाथ में हजारों की तादाद में सारे हथियार और साथ साथ लाखों की तादाद में गोलियां मौजूद है। आप ये सोच लो यार बैठ के कि क्या चल रहे हैं वहां। हमारे गृह मंत्री सदन में आके जब बयान देते हैं, कहते हैं कि हमारे जितने सेना बलों को मैंने तैनात किया, उन लोगों को मैं बाफर जोन में तैनात कर दिए हैं। बाफर जोन मतलब क्या होता है? जहां दोनों पक्ष आमने सामने होने की हालात में है, इसको कहते हैं बाफर जोन। बीच में रह गया सेना, उस तरफ एक वर्ग, इस तरफ एक वर्ग। तो इसमें आपको क्या लगता है कि हमारे देश की ये हालत हमारे लिए सही है? हम अगर सदन में आके कहे कि हम बाफर जोन में सेना
तैनात कर दिए। आपको तो सारे जो हथियार लूटे गए थे उस हथियार को बरामद करने के लिए सेना को भेजा जाना चाहिए था। लोगों के अंदर फिर दोबारा सौहार्द बनाने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए, अमन और चैन की माहौल बनाने के लिए सारे कोशिश करना चाहिए था, सारे प्रयास करना चाहिए था, सारे कदम उठाना चाहिए थी। 27 लाख आबादी वाले एक स्टेट, इतने बड़े हिंदुस्तान, इतने हमारे ताकत, तो हम क्या संभाल नहीं पाते? 3 महीना गुजर चुके हैं, फिर भी ये लूट, खून, बलात्कार ये चलते रहते हैं। आपको सुनने में अचरज होंगे कि मान लीजिए मोर्चुआरी में, जहां मॉर्ग होता है, जहां मृतकों को रखा जाते हैं, वहां से भी मृतकों को पहचान और उसके साथ साथ उनको लेकर किसी को दफनाना, किसी को शमशान ले जाना, किसी को समाधि देना, वो भी नहीं कर पाते। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों हम लोग चुप बैठे रहेंगे? क्यों हम लोग वार्ता नहीं करेंगे? अगर मणिपुर का मुद्दा मेनलैंड इंडिया में, मान लीजिए खासकर दिल्ली कहिए, यूपी कहिए, हरियाणा कहिए, राजस्थान, मेनलैंड इंडिया में इसका ज्यादा असरदार होते तो सरकार चुप नहीं बैठ रही थी। तो सरकार को चुप्पी देखते हुए, चुप्पी साधी देखते जी, हुए, आपने जो भी बातें यहाँ कही बहुत जिम्मेदारी से कही, अच्छी बातें कही, लेकिन संसद में आपने ये सब नहीं कहा। वहां तो आप नीरव मोदी कह रहे थे। हाँ, इसलिए कहा सुन तो जाए। तो हम बेचैन थे, जैसे आपने कहा था ना, अधीर है, बिल्कुल बेचैन और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि देश की सबसे बड़ा मुखिया प्रधानमंत्री आए सदन में और सदन शुरू होते ही उनकी बात रखे, मणिपुर पर चर्चा शुरू करें। छोड़िए, जिस दिन चर्चा शुरू भी हुई, मैंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी देखो, सदन में आने के लिए आपके खिलाफ हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने पड़ी। मैंने कहा, जो कहा बिल्कुल कहा, ऑन रिकॉर्ड पे कहा। देखिए, कभी हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि महाभारत की जंग हुई थी और उसके पहले द्रौपदी को वस्त्रहरण हुई थी, क्योंकि राजा अंधे थी, धृतराष्ट्र राजा थी, जिसको कहते थे कि अंधे राजा, और द्रौपदी की वस्त्रहरण हुआ था उस समय। आज भी हमारे घर की द्रौपदियों को वस्त्रहरण हो रहा है। तो फर्क क्या है? हस्तिनापुर में और मणिपुर में फर्क क्या बनते हैं? वहां भी राजा अंधे थे, शायद यहां भी राजा अंधे हैं। तो क्या गलत है बताइए? नंबर 1, ऑन रिकॉर्ड पे आप देख लोगे, सब देख लीजिएगा। तभी तो अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री का ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकते। एक मिनट मैं बता दे, क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, गूगल खोलो, यूट्यूब खोलो, देख लो। दूसरी बात ये मैंने कहा कि बहुत साल पहले, कई साल हो चुके हैं, नीरव मोदी हमारा देश से बैंकों से लूटकर, खजाना लूटकर 15,000 से ज्यादा करोड़ पैसा लूटकर चले गए बाहर देशों में। आपकी इतने बड़े ताकतवर सरकार रोक नहीं पाए, उनको हिरासत में नहीं ले पाए। वो मस्का मार रहे हैं सारे बाहर वाले देशों के समुद्र के किनारे। मैं तो जानता हूं कि नीरव मोदी भाग गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप भी, आज भी हमारा देश में कोई नीरव मोदी है, क्योंकि ये जो बात बोलने के लिए सारे मुझे बाधित किया गया था। मैंने कहने जा रहे थे, नरेंद्र की मतलब क्या होते हैं? नरेंद्र की मतलब होते हैं किंग ऑफ द ह्यूमन काइंड, मनुष्यों की राजा। तो मनुष्यों की जो राजा होते हैं, प्रजा की जो हाल ऐसा होते हैं, तो राजा क्यों चुप रहे? ये बोलने के लिए भाई कोशिश कर रहे थे, बोलने नहीं दिया। तो मैंने उस समय कहा कि नीरव मोदी तो नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आप भी कैसे नीरव मोदी बन गए हैं? क्यों ऐसे चुप्पी साधे हैं? बताइए। इसमें अगर कोई गलती है, मैं फांसी की तख्ते में चढ़ने के लिए बिल्कुल अभी तैयार हूं। आप खुलकर देख लीजिए, आप सारे रिकॉर्ड पे है। मैं सबके सामने फिर बड़े दावे के साथ और तहे दिल से कहना चाहते हैं कि देश की प्रधानमंत्री हमारे देश की प्रधानमंत्री है, चाहे क्यों ना हो हमारे विपक्ष दल से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो किसी को नहीं देश की।
तो देश के देखिए, एक प्रधानमंत्री मिनट, ने एक कहा कि जब आपको बोलने का मौका मिला आपने गुड़ का गोबर कर दिया। हाँ, प्रधानमंत्री के ये बात पे मैं जरूर संज्ञान लिए थे। मेरा तो पहले कह दिया कि मैं उतना लिखा पर आदमी नहीं हूँ, गुड़ से गोबर बना दे सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के गुड़ पे गोबर पे इतनी नफरत कब से हुई पता नहीं। गोबर तो गाय से होते हैं, गाय का राजनीति, गाय गंगा गीता की राजनीति करते हैं लोग। तो गाय को क्या अभी नापसंद होने लगे कि गोबर में क्या नफरत होने लगे उनको। मैं दूसरा बात ये कहना चाहते हैं, तहे दिल से कहना चाहता हूं कि देखिए अमेरिका में कहावत है, बिफोर इलेक्शन वन में बी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, बट आफ्टर इलेक्शन एवरीबॉडी इज अमेरिकन। चुनाव के पहले कोई भी पार्टी रह सकते, चुनाव के बाद सब देश के सरकार बन जाते, कोई पार्टी के नहीं। तो क्यों हम ये तहजीब क्यों यार पालन नहीं कर सकते? इसी तहजीब के बारे में आपके पुराने साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके बाद बोले थे, तो सिंधिया जी ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी को न तो देश की चिंता है, न मणिपुर की चिंता है, न प्रधानमंत्री की रेस्पेक्ट की चिंता है, न राष्ट्रपति की चिंता है, उन्हें सिर्फ पार्टी में अपनी हैसियत बचाने की चिंता है। तो फिर भी तो कुछ चिंता है, लेकिन उनका क्या चिंता है? लेकिन उनका क्या चिंता है बताइए? हमारे पार्टी से पालते हुए बड़ा हुए उनके पिताजी खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भाई, मैं तो उनको बड़ा रिश्ता हमारे साथ अच्छा है, मधुर रिश्ता है, ऐसा कोई नहीं। लेकिन ये जो बात उस दिन मैंने थे वहां, तो मेरे के कहने का मतलब यह है कि भाई खुद तुम धर्म नहीं पालन किए थे, कांग्रेस की बदौलत तुमने मंत्री बने थे, नेता बने थे। आज मैं जहां बैठे रहते हैं वहां उनको बैठे रहना चाहिए था, मैं तो उनको मान के चलते थे। अच्छा इंग्लिश जानते, नहीं, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुझे भेजा वहां पर। अच्छा इंग्लिश जानते, अच्छा हिंदी जानते, अच्छा होते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने राज को बचाने के लिए, धन को बचाने के लिए, संपदा को बचाने के लिए जब मोदी जी और अमित शाह जी की तरफ से ईडी और सीबीआई की धमकी लगी तो सीधा उनके पार्टी में शामिल हो गए। मैं इस तरह की नहीं कर सकते, क्योंकि ना मेरा धन है, ना मेरा संपदा है, ना मेरा डर है। तो महाराज ने आपसे एक सवाल पूछा था। महाराज ने कहा आप कह रहे हैं कि अब मोदी जी नीरव हैं, खामोश हैं, शांत हैं, लेकिन जब मणिपुर में 123 लोग मरे थे, कई दिन तक कर्फ्यू लगा रहा था, भयानक हिंसा हुई थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आप कांग्रेस पार्टी में थे, आपने मनमोहन सिंह से तो कभी नहीं कहा कि आप मौनी बाबा हो गए? मैं एक आंकड़ा पेश करना चाहते हैं आप लोगों को समीप। 10 साल में प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं कि मौन मनमोहन, उन्होंने 70 बार भाषण दिए, 70 बार। फिर मैं दोहरा रहा हूं, 10 साल में 70 बार उन्होंने भाषण दिए सदन के अंदर, फिर भी वो मौनी मनमोहन रही। और हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हर चीज में बोलते हैं, चाहे वो चांद हो, चाहे मध्य प्रदेश की कुन्हा फॉरेस्ट की चीता हो, हर चीज में बोलते हैं चांद से चीता। लेकिन उन्होंने पिछले 10 साल में पार्लियामेंट में सिर्फ 30 बार उन्होंने शामिल हुई थी चर्चा में। तो कौन मौनी है और कौन मौनी नहीं है, आप खुद तैयार कर लो। रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड पे मैं बात करता हूं। मैं एक पार्लियामेंट में एक कांग्रेस पार्टी, लेकिन वो तो 2 घंटे 13 मिनट बोले। रिकॉर्ड करने में माहिर आए हो, वो तो रिकॉर्ड करना नहीं जानते और क्या। किस लिए रिकॉर्ड करना जानते भाई, बता रहा हूं। रिकॉर्ड इसलिए किया उन्होंने, 1.25 घंटा बात तो बोली, लेकिन मणिपुर की मुद्दा 3 मिनट के लिए बची। मणिपुर के मुद्दे पे 3 मिनट बोले और भाषण 1.25 घंटे का। तब खुद पता कर लो वो कितने दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन जब वो मणिपुर पर बोल रहे थे तो आप उठ के क्यों चले गए? क्योंकि क्या करें, 2 घंटे तक हम बार बार गुहार लगाते थे कि मणिपुर के बारे में कुछ बोलो, मणिपुर के बारे में कुछ बोलो।
कोई हमारे जवाब नहीं देते। अगर ये कह देते कि मणिपुर की बाद में बोलूंगा, 2 घंटा पहले गुजरने दो उसके बाद, तो मैं बैठे रहते। 2 घंटा अपना भाषण देंगे, उसके बाद जब भाषण खत्म होंगे तब मणिपुर आएंगे। तो हम क्या करें? बैठे 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 थक गए थे। उनका मंत्रीवर्ग भी थक गए थे। आप विजुअल देखो, आपके पास सारे विजुअल है। कोई सो रहे थे, कोई नींद में टल रहे थे। नहीं, वो तो सब नारे लगा रहे थे। नहीं, वो तो नारे लगा रहे, थकान हो गए। मोदी जी को तो वो अपना भगवान मानते, नारे लगाते तो वो भी थक जाते हैं। तो थकने के बाद उनको नींद आ जाता है, वो भी क्या करे बेचारे, ऐसा ऐसा करने लगे। अब देखो, विजुअल देख लो। आपके बारे में ये कहते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है जब आपने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी अपमानजनक बातें की, ये आपकी आदत है। अच्छा। राष्ट्रपति के बारे में आपने उनको राष्ट्रपत्नी कह दिया बिल्कुल था। का, बिल्कुल का, बिल्कुल का, बिल्कुल का, बिल्कुल बिल्कुल का। मैं अपना कोई अगर गलती हो तो मैं गलती मानने के लिए यहाँ बैठे हैं, क्योंकि गलती मानने से सुना है कि सजा कम होते हैं। लेकिन मेरी बात सुन के जाओ। तो नीरव मोदी के फैसला हो गए हैं। सारे सदन में नीरव बोलने के चलते सत्तारूढ़ पार्टी के एक बड़ा कुश्तीगीर, देखिए, इतने भोले नहीं है जितने आप बन रहे हैं। मैं बात खत्म नहीं करने देता। आप सुनिए, आप तो मेरा- आपने देखिए, अगर आप सिर्फ नीरव मोदी उनको कहते तब बात थी। आपने क्या कहा? मुझे लगा कि नीरव मोदी देश का हजारों करोड़ लूट करके भाग गए और कैरेबियन में मजा कर रहे हैं, लेकिन देखने के बाद लगा कि नरेंद्र मोदी नीरव मोदी हो गए। हाँ, इसका क्या मतलब? इसलिए मतलब ये कि मणिपुर की चलते चर्चा हो रहे थे, मान के चलो। नहीं, चर्चा मणिपुर के विषय में हो रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा नीरव हो गए यहाँ। नहीं, देखो, जब एक सारी बैकग्राउंड में देखते हैं ना, तो लगता है कि गड़बड़। लगता तो बहुत कुछ है, लेकिन ये तो आपको देखना पड़ेगा मैं किस संदर्भ में बोल रहे हैं। अचानक क्यों बोले ऐसा? अच्छा, ये बताइए उनको राष्ट्रपति किस संदर्भ में कहा? सदन में क्या होता है, अगर मर्यादा रहते उन लोगों को, तो हमें पूछा जा सकता कि आप किस लिए ये बात कहते हैं, जवाब दो आराम से। मैं तो जवाब देने के लिए बार बार गुहार लगाती कि मुझे बोलने का तो मौका दिया करो। अब तो आपको प्रिविलेज कमेटी में जवाब देना पड़ेगा। एक मिनट, वो तो बात की बात है। मैंने ये बार बार वहां गुहार लगा देते, गलत फहमी मत करो, मुझे बोलने का तो मौका दिया करो। वो भी तो नहीं दिया। अगर बोलने का मौका दे, तब आप जैसे इन लोगों के सामने जिस तरीके से मैं स्पष्टीकरण कर रहे हैं, वैसा स्पष्टीकरण कर देते। लेकिन बोलने का अगर मौका ना देते तो क्या करें? कुश्तीगीर आ रहे हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं मेरी तरफ मारने के लिए, यूपी के एक बड़ा कुश्तीगीर। फिर भी मैंने डरे नहीं, मैं तो खड़े हुए थे। उस समय में कहते भाई सुन के तो चलो, क्या बोलता है वो भी तो सुना करो पहले। नरेंद्र की मुद्दा क्या होते हैं और नीरव क्यों बोलते हैं, मैंने ये मैं आपको सामने एक चुनौती देते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के जितने सारे दिग्गज उधर बैठे हैं, इधर मैं अकेले बैठे रहूंगा और सब बैठे रहो। अगर कोई गलती साबित हो जाए, मैं अपना पॉलिटिकल लाइफ से विदा ले लूंगा। सबको सामने में वादा करता हूं, चुनौती देता हूं मैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत अच्छी बात। चलिए, नीरव मोदी की बात हो गई पूरी, लेकिन ये राष्ट्रपत्नी क्यों कहा था? आपने कहा था मैं राष्ट्रपति के पास जाकर माफी मांगूंगा। मैं बंगाल की रहने वाला हूं। दिल्ली जब आते हैं तो हिंदी भाषा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं बंगाली हूं। बंगाली हम लोग क्या पति पत्नी को इस तरह देखते हैं कि महिला हो तो पत्नी, पुरुष हो तो पति, इस तरह देखते हैं। सही जो है सही। राष्ट्रपति एक न्यूट्रल जेंडर होते हैं। नहीं, अब आप ये बताइए कि आपने माफी मांगी कि नहीं उनसे? ये हमारा बच्चे मैं बताना चाहते हैं। नहीं, उनको सब पता है। राष्ट्रपति नहीं पता उनको सब। मैं पूछ रहा हूँ, आपने दोबारा कहना तो आपने कहा था कि आप श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पास जाएंगे और उनसे क्षमा याचना करेंगे, वो किया था? चिट्ठी लिख के, ऐसा नहीं, चिट्ठी लिख के, वो भी आपके पास नहीं है। रजत जगत की मालिक होते भी कुछ नहीं है। चिट्ठी लिख के, ऐसा नहीं, चिट्ठी लिख के, चिट्ठी सिग्नेचर करके सारे मीडिया वालों को देते हुए मैंने माफी मांग ली है। आज नहीं, बहुत दिन पहले, लेकिन फिर भी आप वो पकड़ के रहते हैं। चलिए, अब यही हमारे देश की यही सबसे बड़ा
खराबी अच्छा, अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे देश के लोगों की तो बात हो गई। यूरोपियन पार्लियामेंट के लोग जो जम्मू एंड कश्मीर गए थे, उनके बारे में आपने कहा ये भाड़े के टट्टू हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट, इसलिए कहा था जहां हमारे भारतवर्ष देश के लोग नहीं जा पाते। जम्मू कश्मीर के बारे में आप लोगों को और थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। जहां हमारा देश की नेता कहिए, आम लोग कहिए, किसी को जाने का इजाजत नहीं दिया जाते थे उस समय, आर्टिकल 370 खारिज करने की बात। तो उस समय क्यों चुने हुए कुछ यूरोपियन पार्लियामेंट की नुमाइंदे लेकर हुआ गए थे, जिसको कहीं घूमने नहीं दिया गया था, जिन लोगों को किसी से मिलने का इजाजत नहीं दी गई थी, सारे इंटरनेट बंद पड़े थे। उस समय कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर होटल में रख के हजारों की तादाद में हमारे आर्मी को तैनात करते हुए अब जो तस्वीर दिखाना चाहते थे वो गलत थी। इसलिए मैंने कहा ये भाड़े का टट्टू है। बिल्कुल कहा। ये बंगाल की संस्कृति में ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं होती। इसलिए कहा मैं कहते हिंदी सीख रहा हूं ना, हिंदी सीख रहा हूं इसलिए कहा। तो अच्छी हिंदी सीखे नहीं, ये टट्टू ही सीखना है आपको। हिंदी में बहुत और अच्छे अच्छे शब्द हैं। सीखने का तो कोशिश करते हैं। हिंदी भाषा एक दिन में तो नहीं सीखा जाते। जैसे कि आप हिंदी इतना अच्छा हिंदी भाषा बोलने वाली, फिर भी आपको नीरव के बारे में पता नहीं था। मुझे अच्छी तरह पता था। तो क्यों तर्क करते हैं? आपको अगर इतना बड़ा ज्ञानी है हिंदी में, तो नीरव के बारे में क्यों नहीं पता थे? मैंने ही आपको बताया था नीरव का मतलब शांति ना, नीरव की मतलब चुप भी। चुप रहना। नीरव का मतलब देखिए, नीरव अगर आप साइलेंट नहीं, नीरव बाय इंप्लीकेशन वो भी होता नहीं, अगर आप नीरव के अर्थ देखेंगे, किसी भी शब्द का एक अर्थ नहीं होता, उसके बहुत सारे शब्द हैं। इसका मतलब जो शांत, ऐसा व्यक्ति जिसके पास शब्द नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जो साइलेंट है, ऐसा व्यक्ति जो खामोश है। तो मैं साइलेंट को पकड़ा। हाँ, तो मैं आपको सारा सिखा दूंगा, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सब। मैं भी आपको सिखाऊंगा। कब से नहीं, मैं जितना सीखे हैं। इस पर काफी बात होगी। एक और चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं। बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन की बात सुन रहा था, वो ये कह रहे थे, और उन्होंने वो वीडियो चला के दिखाया। उन्होंने कहा कि ये इनकी आदत है किसी न किसी विषय पर ऐसा कहने की। मणिपुर पर बोलते हुए आपने कहा कि ये ग्लोबल इशू बन गया है। बिल्कुल। अच्छा, ग्लोबल इशू अगर नहीं बनते, यूरोपियन पार्लियामेंट में मणिपुर के मुद्दे को लेकर क्यों प्रस्ताव पारित होते, बताइए आप? न्यूयॉर्क टाइम्स में अमेरिका में फर्स्ट पेज में क्यों मणिपुर के मुद्दा उठते हैं, बताइए आप? जब हमारे देश की प्रधानमंत्री यूरोप गए थे, फ्रांस में एक बड़ा पुरस्कार लेने के लिए, उनको नवाजा गया था बहुत बड़ा पुरस्कार में। उसी समय जब प्रधानमंत्री खुद यूरोप में विराजमान, उसी समय यूरोपियन पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित किया गया है। तो ग्लोबल इशू में तो क्या इशू है, बताइए तो आप लोग? यूनाइटेड नेशंस में यह मुद्दा चर्चा होते हैं, बताइए। यूनाइटेड नेशंस क्या कोई पार्टी क्या है? सारे दुनिया की एक संगठन के नाम है यूनाइटेड नेशंस। अब बताइए, वहां भी इस मुद्दे पर चर्चा होते हैं। तो मैं क्या कहूं, यह जाति दंगा है, यह एथनिक कॉन्फ्लैग्रेशन। इसको नहीं स्वीकारा जाता है, यह देश के लिए हानिकारक होगी। मणिपुर को लेकर के आपका सुझाव क्या है? मेरा सुझाव यह है, ऑल पार्टी डेलीगेशन, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, डीएमके हो, जो पार्टी है हिंदुस्तान में, सारे पार्टी डेलीगेशन प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में चलिए हम पीस रैली करें मणिपुर में। हम ये बताएं मणिपुर वासियों को, आपको डरने का कोई जरूरत नहीं, सारे हिंदुस्तान आप लोगों के लिए खड़े हैं। देखो हम बीजेपी है, देखो हम कांग्रेस है, सब मिल चुके हैं मणिपुर के मुद्दा को, मणिपुर की समस्या से हाल निकालने के लिए, मणिपुर की समस्या को निपटाने के लिए। यही ना होता हमारे। ये अच्छा सुझाव है आपका। बिल्कुल सुझाव। ये हिया नहीं, सदन के अंदर दिए, लिखित रूप में दिए हम लोग। बात नहीं सुना जाए तो क्या करें? ये बहुमत की बाहुबली चलता है तो क्या करें? मैं बहुमत की बाहुबली में क्या करें, बताइए?
आपको भी तो सारे, एक मिनट, वॉकआउट कर गए आप। सब दोस्त हमारे होते हैं। आपको यह जानकारी है, सदन के अंदर हमारे पार्टी के नेताओं को, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, किस तरीके से गाली गलौज किया जाते कभी देखे हैं आप लोग? कभी कोशिश किए थे जानने के लिए? मैं बता दूं, हमारे बगल में बैठते रहती सोनिया गांधी जी, हर बात में इटाली 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 कहे जाते। क्यों? इटाली में जन्म लेना क्या अपराध है? आप एक तरफ कहते हैं वासुदैव कुटुंबकम, सारे दुनिया हमारा रिश्तेदार है, आप कहते हैं, हमारा गीता की श्लोक है वासुदैव कुटुंबकम, तो ये आप मानते हैं, तो सोनिया गांधी जी के लिए क्यों इटाली इटाली को कहते हैं? हमारे यहाँ बहनों है, जब ससुराल चले जाते हैं आपका परिचय क्या होते हैं? जिस घर में जाता है आपका जो हस्बैंड होते हैं उनके परिचय आपका परिचय बनता है। ये हमारा तहजीब है, ये मानते ही लोग। रोजाना सोनिया गांधी जी के खिलाफ गाली गलौज चलते हैं। मैं बता दें आप लोगों को, एक इंदिरा जी, राजीव जी, हम क्या ये नकार सकते हैं कि इन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी नहीं की? इंदिरा जी को कुर्बानी, शहादत लेनी पड़ी, राजीव जी को भी शहादत लेनी पड़ी। एक परिवार में तीन प्राइम मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। उस परिवार में अगर सोनिया गांधी 2004 साल में सिर्फ हां कर देते प्रधानमंत्री बन जाते। राहुल गांधी जी अगर हां कर देते प्रधानमंत्री बन जाते। नहीं लिया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया था। सबको ये इतिहास बताते हैं, इतिहास गवाह है। उस परिवार के एक सदस्य राहुल गांधी सदस्यता खारिज करते हुए 1 महीने के अंदर घर से धक्का मार के निकाल दिया गया। और ये दिल्ली में, अब जाके देखो, दिल्ली में ऐसा सैकड़ों बंगला है जहां बीजेपी पार्टी के नेताओं ने अभी भी रहते हैं, जिनका कोई सदस्यता नहीं है। राहुल गांधी को लिए 1 महीना नहीं बख्शा गया था। मैं आपको पूछना चाहते हैं, इस तरीके की प्रतिशोधी सियासत हमारा देश के लिए अच्छा ही है बुरा? अब बताओ, ये प्रतिशोधी सियासत चलती भाई है। आप भी तो नारे लगाते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देखो, तुरंत उनके बाद वो माफी मांग ले, जिस दिन बोले उस दिन तुरंत। लेकिन आपने पुलिस भेजने में देर नहीं किया। वो पुलिस आसाम से चले आए, दिल्ली एयरपोर्ट में ये कहते वो गलती से पकड़ने के लिए आसाम से पुलिस आ गए, लेकिन उसी बोलने के तुरंत दिन माफी मांग ली। और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? चलिए, जनता में पूछते जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सर, प्रियंका गांधी जी को आप क्या लगता है कि आपको वो पूरी तरह से उनको राजनीति में उतर जाना चाहिए? क्योंकि वो कभी कभी दिखती है, कभी कभी नहीं दिखती है। उतर गई है ऑलरेडी। क्योंकि आप देखो, हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुई थी कुछ महीने पहले, प्रियंका जी मतलब तूफान की तरह उतरे हुआ, काफी मेहनत की, जीत भी हासिल की। और आप जैसे बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि प्रियंका जी और ज्यादा से ही राजनीति में शामिल हो और राजनीति में अपना कद बनाए रखिए, चाहते हैं। मैं जरूर ये आपकी जो मन की इच्छा, वो जरूर मैं ये इच्छा को बताऊंगा प्रियंका जी, जरूर बताऊंगा। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात का एक और। चलिए, मैं आपको ममता बनर्जी पर आपने जो कुछ कहा उसके बारे में नहीं कहूंगा। आप तो बोल ही दिया, और क्या बोलेंगे? मतलब राहुल गांधी जी को विदेश में चलने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर जैसा कोई बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी पर इल्जाम है कि ये अपनी पार्टी के लिए मुसीबत बन गए हैं। अधीर रंजन जी, आप इतने सीनियर नेता हैं, कांग्रेस पार्टी ने इतनी जिम्मेदारियां आपको दी हैं, बड़ी मुश्किल से सोनिया जी ने, राहुल जी ने मिल करके 26 पार्टियों का अलायंस बनाया है। जिस दिन अलायंस की पहली मीटिंग हो रही थी पटना में, आपने कहा तृणमूल कांग्रेस चोरों की पार्टी है, अभिषेक बनर्जी
इन्वेस्टिगेशन से भाग रहे हैं, उन्होंने अपराध किया, वो चोर हैं, ममता बनर्जी चोर हैं। एक तरफ वो आपकी पार्टी में शामिल हो रही हैं अलायंस में, आप उनको फिर चोर कह रहे हैं। मैंने उस दिन स्पष्ट रूप से कहा था कि पटना की मुद्दा अलग है, कलकत्ता की मुद्दा अलग है, क्योंकि उस समय हमारा चुनाव जारी थे और चुनाव में काफी हिंसा भी हो रही थी। तो क्या करें, अपने पार्टी को बंगाल में बचाना ये भी हमारा फर्ज बनते हैं। लेकिन आप ममता बनर्जी को कहते हैं, ममता बनर्जी मोदी की दलाल हैं। देखिए, वो विपक्ष को कमजोर करने के लिए मोदी की दलाली कर रही हैं। देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहते हैं, इस समय ऐसा तो मैं एक पार्टी के नेता भी हूँ और ये जातीय स्तर पे ये समझौता की माहौल बनते जा रहे हैं जिसका नाम है इंडिया, और इंडिया की ये सूरत देखते हुए मोदी जी भी थोड़ा घबराए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि मोदी जी को ये घबराहट और बढ़े, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस सिलसिले में मुझे और ज़्यादा दखलंदाज करना नामुमकिन होगी। थोड़े दिन पहले आप कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जब पंचायत के चुनाव हुए तो हिंसा का दौर था, बम चले, आपके कार्यकर्ताओं को मारा गया, हाँ। मौत के घाट उतार दिया गया, घर जला दिए गए। बिल्कुल। वो अब सब ठीक हो गया? नहीं, कुछ ठीक नहीं हुई। वहाँ हम जो करने लोकल करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक हो गई। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहते हैं, देखिए, ये तालाब और नदी में फर्क तो है, ये आपको सोचना पड़ेगा। वो मेरे लिए एक तालाब है, देश हमारे लिए एक दरिया है। तालाब से ज़्यादा दरिया को तवज्जो देना चाहिए। इसलिए जो कह दिया मैं कह दिया, मैं यही नहीं कहती कि नहीं कहा, आप गलत बोल रहे हैं। मैं कोई चुप्पी सादी बात करना पसंद नहीं करते, जो हाँ तो हाँ ना तो ना कह दिया। लेकिन इस समय जब माहौल बन रहे हैं तो उस माहौल में मैं कोई फूट डालने का वजह नहीं हो सकते। आप कश्मीर पूछो, आप देश पूछो, सिर्फ आपकी कन्वीनियंस से तो नहीं पूछा जाएगा। नहीं, इकोनॉमी पूछो, बेरोजगारी पूछो, क्यों नहीं पूछते? बच्चों लोग की भविष्य क्या होगी, बेरोजगारी का हाल क्या है, बाजार में आग लग गए हैं, हर सामान में ये जितने आप सवाल कह रहे हैं ना, ये जब सरकार के लोग आते हैं उनसे पूछे जाते हैं। हमें भी पूछो, क्यों नहीं? मैं भी तो एक नुमाइंदे हैं। मैं तो आपसे, हमारे गांव के लोग क्या कहते हैं ये भी पूछना चाहिए सरकार से। क्यों कि आप विपक्ष को नहीं पूछ जा सकते कि आप ये भी कहो कि हम गलत ही बोल रहे हैं? आपको कॉन्फिडेंस पे आप सवाल पूछते हैं, जहां आपको लगे कि यहाँ कुछ हमें फायदा मिलेगा, आप सवाल पूछते हो। लेकिन असल मुद्दा अधीर रंजन जी, मैं तो सिर्फ आपकी कही हुई बातें आपको याद दिला रहा हूं। मैं अपनी तरफ से तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं। मैं ये नहीं कहता, और पुरानी बात नहीं है ये, तो जून में मैं आपको ये सलाह दे रहे हैं कि इस विषय पे भी चर्चा होना चाहिए। जरूर होगा। सरकार पक्ष सब रहेंगे या वो तो सारे घुमा फिरा के बात करेंगे, गुमराह करने की बात ऐसा करेंगे। लग रहा है कि लेकिन जिस हम लोग मामले जब में आप फंस रहे हैं उस पर जवाब नहीं देना चाहते। बिल्कुल चाहते हैं, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। आपको मैं तो ये नहीं कहा कि मैं जवाब नहीं दिया, मैं तो जवाब दे चुके हैं। देखिए, आप एक तरफ कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जंगल का राज है, खून की राजनीति है, बदमाशी है, राक्षस हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं भाई, अब अभी तो कुछ नहीं बोलूंगा। बताइए ना। चाना और अनार की दाना में फर्क होते हैं, बुलक और हिलक में फर्क होते हैं। अब पाइनएप्पल को क्या कहते हैं हिंदी में? अनारस और बनारस में फर्क होते हैं, ये मान के चलो। चलिए, मैं आपको ममता बनर्जी पर आपने जो कुछ कहा उसके बारे में नहीं कहूंगा। आप तो बोल ही दिया, और क्या बोलेंगे? लेकिन ममता बनर्जी से आपका झगड़ा बहुत पुराना है। झगड़ा नहीं, हाँ। दोनों पार्टी में आपस में तो भिन्न मत रहते हैं। आप नहीं, वो नहीं चाहती थी कि आप और नहीं कांग्रेस में रहें, बस। और नहीं, आपको कह दिया ना। चलिए, मैं आपका एक और ऐसा बयान आपको याद दिलाता हूं, हाँ, जिससे बिल्कुल। आपकी पार्टी के लोग परेशान हो गए। बिल्कुल दिया। आपने पार्लियामेंट में कहा कि राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने जरूर कहा, मैंने कहा जो जिन लोगों ने राहुल जी को पप्पू कहते हैं उन लोगों के लिए मेरा कुछ नसीहत है। नसीहत ये कि हमारे प्रधानमंत्री वो भी विदेश यात्रा करते हैं, राहुल जी भी करते हैं। आप लोग शायद देखे होंगे, प्रधानमंत्री तो हर महीने जाते हैं, राहुल भी गांधी भी बीच बीच में जाते हैं। फर्क ये है
प्रधानमंत्री जब विदेश में जाके भाषण देते हैं तो उनको टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत होती है, जिसमें देखा जाते, आपको भाषण लिखा रहते, दूसरे को पता नहीं चलेगा, लेकिन जो वक्ता उनको पता चलेगा क्या लिखा हुआ है, पढ़ के चलना, जिसको कहते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर। और राहुल गांधी जी बेबाकी से बात करना जानते हैं, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, चाहे स्टैनफोर्ड हो, चाहे हार्वर्ड हो, जहीं भी हो। मतलब राहुल गांधी जी को विदेश में चलने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर जैसा कोई बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। राहुल जी बेबाकी से अपने दम पर बात करना जानते हैं। लेकिन हमारे देश की प्रधानमंत्री जिनकी टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत होती है, फिर भी राहुल गांधी जी को क्यों पप्पू कहे जाता? आपको अगर बुरा लगे तो अलग बात है, ये मेरा विचार है। मैं अपने विचार पे, अपने सिद्धांतों पे चलते हैं। तो उनको पप्पू नहीं कहना चाहिए, आप समझ लो। पप्पू क्यों कहना चाहिए ये तो कम से समझाने का कोशिश करो। आपका एक और बयान मैं आपको बताता हूं। पप्पू क्यों कहे जाते हैं ये भी कम से कम बोला करो, तब ना हम कहूंगा कि क्यों नहीं बोला जाते। ये तो बीजेपी वाले कहते हैं, हमारा काम है आपसे सवाल पूछना। आपने चाइना के बारे में एक ट्वीट किया था। हाँ? आपने लिखा बी केयरफुल चाइना, इंडियन फोर्सेस नो हाउ टू डिफीट। ये याद है आपको? हाँ? कैसे जहर पार्टी ने आपको कहा कि भाई आपने गलत कह दिया, इसको वापस लो। नहीं। आनंद शर्मा का स्टेटमेंट मेरे पास में है। वो दूसरी बात है। हाँ। वो जब मैंने कहा कि योलो पेरिल हमारे लिए खतरा है, बस उस समय वो अलग संदर्भ पे आप लोगों के लिए मुश्किल है। नहीं, आनंद शर्मा ने कहा कि ये उनका आउटबर्स्ट था, और इसको फिर उन्होंने कहा कि व्यूज ऑफ लोकसभा लीडर अधीर रंजन चौधरी ऑन चाइना आर हिज ओन। ये ठीक कहा। मेरा जो व्यू बताया था, मैंने कहा चाइना हमारे लिए येलो पेरिल बनते जा रहा है, मतलब पीला खतरा, येलो पेरिल। अब देखो लद्दाख में घुस चुके हैं, अरुणाचल में घुस चुके हैं, तो तभी तो खतरा है या नहीं? आप बताओ। तो मैं अपना व्यू बताया, मेरे लिए लगता कि ये हमारे लिए खतरा है, चाइना मेरे लिए खतरा। उस समय कहा जब लद्दाख नहीं घटना घटी, जब अरुणाचल में हमारी सरजमीन पे घुस के चाइना ने गांव नहीं बनाए, उस समय कहा था। मुझे लगा इसलिए कहा था, ये खतरा मुझे महसूस हुई थी इसलिए कहा था। इसमें अन्याय क्या है? तो अगर किसी परेशानी क्यों हुई? आनंद शर्मा को ये लगे कि अपना इंडिविजुअल ओपिनियन है। हाँ, मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन था, अभी भी इंडिविजुअल ओपिनियन मैं बोल रहा हूं। अभी देश मानते हैं ये, उस समय मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन था, बिल्कुल था, लेकिन वो प्रोपेटिक था। हाउएवर माय इंडिविजुअल ओपिनियन वाज प्रोपेटिक। चाइना लद्दाख में 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे जमीन कब्जा करके रख दिए हैं। अरुणाचल में 300 से ज्यादा गांव बसा लिए हैं। हमारे लिए खतरा बनते जा रहे हैं सिक्किम, अरुणाचल, हमारे लिए लद्दाख, हर जगह अरुणाचल से लद्दाख तक हमारे लिए खतरा बनते जा रहे हैं। इसलिए मैंने उस समय कहा येलो पेरिल, मतलब पीला खतरा। अब बताओ इसमें अन्याय क्या है? अच्छा, अगर मेरे पार्टी के किसी को लगा कि ये पार्टी का नहीं अपने का मत है तो है। हमारे पार्टी लिबरल पार्टी है, यहाँ हमें बोलने का अधिकार। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है हमारे एंग्री मैन अमिताभ बच्चन जी की तरह, तो आप अपने गुस्से को काबू में कैसे लाते हैं? पानी पी लेते हैं। तो मुझे लगता है पानी पीने के लिए एक और ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, इसलिए मैं पहले पी लेते हैं। और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात का एक और। राहुल गांधी जी बड़ा अच्छा इंसान है, एक बड़ा ईमानदार इंसान है, काफी ज्ञानी भी है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी पर आरोप है कि ये भुलक्कड़ हैं। ये इल्जाम आपके घर से आया है। आपका बर्थडे था, मनाने के लिए आपकी पत्नी दुबई में इंतजार करती रही और आपने फ्लाइट मिस कर दी। क्या करे, कभी कभी ऐसा हो जाते हैं, फंस जाते हैं कोई काम में तो हो जाते हैं, क्या करें। तो फिर डांट पड़ी होगी। बिल्कुल, बाप रे। ये तो हर वक्त खाने पड़ती है। आपको शायद मुझसे ज्यादा भाग्यवान होंगे आप, मुझे तो ये हर वक्त। आपकी वाइफ यहाँ है, उनसे ही पूछ रहे थे कैसा लगा उनको। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सही बताया, साच का एक दम है। आई लाइक दैट। थैंक यू।
तो मैंने सुना कभी कभी आप अपने रास्ते भी भूल जाते हैं, अपना घर भी भूल जाते हैं, कहाँ जाना है। नहीं ऐसा नहीं, चलते चलते कभी होते हैं, भीड़ भड़क्का में हो जाते हैं। और दिल्ली उतना अच्छा मैं पहचानता भी नहीं, ये थोड़ा गोलक धांधा की तरह है ना दिल्ली में। दिल्ली के रास्ता मतलब लूटे दिल्ली के, उतना ज़्यादा मैं जान पहचान कम है मेरा, इसलिए कभी कभी पूछना पड़ता भाई इधर से किधर से जाना पड़ेगा। ऐसा ऐसा होता है कभी, हर व्यक्ति के होते हैं, मुझे शायद ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं सुना कि सब कुछ भूल सकते हैं आप, फुटबॉल देखना नहीं भूलते। अच्छा तो लगते। तो वर्ल्ड कप देखने जाते हैं आप? हाँ जाते हैं, एक दिन के लिए जाते हैं फाइनल, अगर टिकट मिलते तो। बड़ा मशक्कत के बाद मैं जाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि मैदान में मतलब एक इतिहास का गवाह बनना, और वो भी फुटबॉल दुनिया के इतिहास की गवाह बनना मुझे बड़ा पसंद होता है। मैं घूमने के लिए नहीं जाते, सिर्फ फाइनल में जाते हैं, देखने के बाद तुरंत वापस आ जाते हैं। लेकिन अच्छा लगता है जाने में, अगर मौका मिलते तो बड़ा खुशी होते आते हैं, बड़ा मस्ती आते हैं, बड़ा खुश होते हैं। जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा सवाल आपसे यही है कि आप किन को अपना सबसे बड़ा पॉलिटिकल दुश्मन मानते हैं, मोदी जी को या ममता बनर्जी को? बहन जी, मैं किसी को दुश्मन नहीं मानते, क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई दुश्मन नहीं होते। हमारे लिए कोई एनिमी नहीं है, एडवर्सरी होते हैं। उन्होंने विपक्ष तीर होता है। निशाने पर मारा है। विपक्ष होते हैं बहन जी, विपक्ष होते हैं कि दुश्मन नहीं बनते। और दूसरी बात यह है कि पॉलिटिक्स में कोई स्थायी दुश्मन भी नहीं होते, कोई स्थायी दोस्त भी नहीं होते। फिर भी मैं कहता हूं, मैं दुश्मन किसी को नहीं मानते। मोदी जी देश की प्रधानमंत्री है, मैं जितना उनकी इज्जत देना चाहिए उससे ज़्यादा इज्जत देने के लिए तैयार है, कि वो देश की प्रधानमंत्री है। ममता बनर्जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, उनके लिए भी यही है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, आम लोगों के चलते जहाँ जहाँ मुझे लगे कि विरोध करना चाहिए, मैं नीतिगत तौर पे विरोध करता हूँ। ये मेरा आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल फाइट है, पर्सनल फाइट नहीं है। तो मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है, विपक्ष जरूर है। क्या ऐसा दिन कभी आएगा कि अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी दोनों दोस्त हो जाएंगे? घबराने की जरूरत नहीं। तब आएगा? ये बात कहते कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। कुछ दिन पहले लालू जी ने राहुल जी को शादी का सुझाव दिया, और ये माना जाता है कि वो आपको बहुत मानते हैं, तो आपने कभी कुछ कहा नहीं? नहीं, ये मैं बोलने का हिम्मत नहीं बनते मुझे। लालू प्रसाद जी के साथ सारे गांधी परिवार को इस तरीके की रिश्ता है, कुछ भी बोल सकते हैं, मुझसे नहीं होता। लेकिन शादी जब करेगी जरूर खाना खाने जाऊंगा। लेकिन उनके बारे में कहते हैं कभी वो आंख मारते हैं, कभी फ्लाइंग किस देते हैं, कभी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। देखिए, जो भी करते हैं राहुल गांधी जी को समझने की कोशिश करें तो बेहतर है। राहुल गांधी जी बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा ईमानदार इंसान है, काफी ज्ञानी भी है। उनकी बहुत सारे बातें हैं, इसको तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने एक गलत तस्वीर पेश किया जाते हैं। ये ठीक नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी की थोड़ा समझना चाहिए। राहुल गांधी जी को आम लोग मतलब जो आलोचना ज़्यादा करते हैं, उनको थोड़ा उनके सामने जाके बात करें तो आप खुद कन्विंस हो जाओगे, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन लोग कहते हैं ना, देखिए कोई केस वगैरह क्या किया उन्होंने। मैं था उस समय, राजस्थान जा रहे थे, सदन में बोलते ही राजस्थान चल रहे थे, काफी जरूरी काम थे उनका, कोई सभा को संबोधित करना, समय की कमी थी, इसलिए कहा कि सब ठीक रहो, मैं जाता हूं। ये तो मोहब्बत की निशानी है, इसका बुरा क्यों देख रहे हो आप लोग? ये कोई जेंडर की निशानी नहीं है। हम जब नमस्कार करते हैं ये ठीक है, अगर आप दोस्त पकड़ोगे तो हर चीज में दोस्त मिलेगा। आप कह रहे हैं कि उनसे मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, तो हिमंता बिस्वा शर्मा आए थे आपकी अदालत में, वो कह रहे थे मिलने गए तो वो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे। कुत्ते को बिस्किट खिलाना कोई पाप तो नहीं है, उनका भी तो जान है। नंबर 1। नंबर 2 मैं कहता हूं डॉग, DOG उल्टा कीजिए गॉड।
तो उसको बिस्किट खिलाने में गलती क्या है? उनको बिस्किट खिलाने में गलती क्या है? कुत्ते को बिस्किट खिलाने में? नहीं, वो कहते उसी प्लेट में से खिला रहे नहीं। थे जिसमें से बाकी लोग खा रहे थे। मेरा घर में एक है डॉग, बुढ़ा हो गए, लोग कहते हैं भगा दो। मैंने कहा जानना, जब तक वो जिंदा रहेगा मेरा घर में ही रहेगा। गलती क्या है? सबको प्यार करना चाहिए। आपने इतनी अच्छी बात की है, आप डॉग लवर हैं, जान के अच्छा लगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। और क्या भैया, ये बस छुट्टी कर दीजिए बस। छुट्टी कर दें, ठीक है। मुझे मेरे तरफ से एक बात जरूर हम कहना चाहते हैं, सराहना करना चाहते हैं कि आज सवाल पूछने वाले जो है, इसमें हमारे घर की बहनें की संख्या ज्यादा है, ये मुझे अच्छा लगा। तो आइए एक ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज पंकज वोरा का फैसला आज के मुकदमे पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी पर। हमने उनसे पूछा उनकी पुरानी जिंदगी के बारे में, उनकी राजनीति के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में। उन्होंने हर सवाल का बेबाकी से खुलकर जवाब दिया। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज पंकज वोरा के फैसले का। अधीर रंजन चौधरी एक ऐसे शख्स हैं जिनके कारण इनकी पार्टी बंगाल में आज भी जीवित है। इस अदालत का मानना है कि अधीर रंजन चौधरी एक फाइटर हैं और एक तरफ वो अपनी पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं अपनी जगह बनाने के लिए, और दूसरी तरफ वो अपने प्रतिद्वंदी हैं उनसे जंग कर रहे हैं। और अधीर रंजन चौधरी के ऊपर जो लगाए हुए जितने इल्ज़ाम हैं उसको ये अदालत खारिज करती है। उनको ये हिदायत देती है कि वो जो बंगला में बोला करें पार्लियामेंट में, कि उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जब वो बोलते हैं वो कम होगी। और ये अदालत उनको ये मानती है कि उनका जो फैसला है उनके फ्यूचर का, उनके भविष्य का, वो सिर्फ जनता कर सकती है और उनको जनता के बीच में ही रहना चाहिए। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि अधीर रंजन चौधरी इसी तरह से मुर्शिदाबाद के लोगों की सेवा करते रहेंगे, देश में लोकप्रियता हासिल करते रहेंगे, पार्लियामेंट में अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।